हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को एक दिशा दे रहे होंगे। हम लोगों को पढ़ना है आज उतक। कल हम लोगों ने पढ़ा था कोशिका। कोशिका के दो पार्ट हैं, आप लोगों को पारी पारा देख लेना है, ठीक है ना। आज हम लोगों को पढ़ना है उतक। उतक हम लोग सीधे शुरू कर देते हैं। देखिए उतक क्या होते हैं। उतक उतक जो होते हैं कोशिकाओं का समूह जो होता है, कोशिकाओं का ऐसा समूह जिनकी संरचना कार्यप्रणाली एक समान होती है, एक समान हो, वह उतक कहलाता है। वह उतक कहलाता है, ठीक है ना, कहलाता है। आपने पढ़ा होगा बार बार कि उतक क्या होते हैं। उतक मतलब टिश्यू, ठीक है ना। उतक क्या होते हैं, उसका इंग्लिश क्या होता है, टिश्यू। उतक का मतलब आपने यही सुना होगा कि कोशिकाओं का समूह क्या कहलाता है, उतक कहलाता है। कोशिकाओं का समूह क्या कहलाता है, उतक कहलाता है। वही है, बस हमने आपने क्या जोड़ दिया कि संरचना, मतलब अगर कई प्रकार के उतक पाए जाते हैं तो उन उत्को अलग अलग उतकों के अलग अलग संरचनाएं होती हैं, ठीक है ना। एक प्रकार के उतक का, एक प्रकार की जैसे संयोजी उतक है तो संयोजी उतक की जो संरचना और कार्यप्रणाली होगी एक समान होगी। एडिपोस टिश्यू जो है उसकी संरचना और कार्यप्रणाली अलग होगी। तो उसी के आधार पर के ये बोला जाता है, इसका परिभाषा निकलता है कि कोशिकाओं का ऐसा समूह जिनकी संरचना और कार्यप्रणाली एक समान होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उतक कहते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं कि उतक का अध्ययन क्या कहलाता है। यही लगे हाथ लिख लेते हैं हम लोग कि उतक का अध्ययन क्या कहलाता है। उतक का अध्ययन हिस्टोलॉजी कहलाता है। हिस्टोलॉजी कहलाता है, ठीक है ना, हिस्टोलॉजी कहलाता है। उतक का अध्ययन क्या कहलाता है, हिस्टोलॉजी कहलाता है। उतकों का अध्ययन क्या कहलाता है, हिस्टोलॉजी। जैसे आपने कल कोशिका पढ़ा था तो कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है, साइटोलॉजी कहलाता है। उसी प्रकार उतक का भी अध्ययन क्या कहलाता है, हिस्टोलॉजी कहलाता है। देखिए उतक का जनक कौन है, उतक के जनक, जैसे हर चीज का आपको जनक नहीं पूछा जाता है, लेकिन कुछ चीजें हैं जिनका आपका जनक पूछा जाता है, तो उनमें आप वो चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं कि पूछ लेगा कि मान लो कि उतक के जनक कौन थे, तो आपको ये बात ध्यान में रखना है। मार्सेलो मैलपीगी, क्या नाम उनका, मार्सेलो मैलपीगी, ठीक है ना। इनका नाम क्या था, मार्सेलो मैलपीगी। ये जनक है। उतक के जनक कौन है, मार्सेलो मैलपीगी। उतक के जनक कौन है, मार्सेलो मैलपीगी। अगर मान लीजिए इसमें पूछ लेता है कभी कभी कि उतक के आधुनिक जनक कौन है, उतक के आधुनिक जनक किसे कहा जाता है, आधुनिक जनक जो है उनका नाम है जेवियर विजिट। क्या नाम है उनका, जेवियर विजिट नाम है। तो जनक कौन हो गए, मार्सेलो मैलपीगी, और उतक के आधुनिक जनक कौन है, जेवियर विजिट है, ठीक है ना। अध्ययन क्या कहलाता है, हिस्टोलॉजी कहलाता है। कि उतक क्या होते हैं, कोशिकाओं का ऐसा समूह जिनका संरचना और कार्यप्रणाली एक समान होती है, वह उतक कहलाता है। कहीं कहीं पे आपको मिल जाएगा कि कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं, उतक कहते हैं। कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं, उतक कहते हैं। लिख लो भाई, ये भी लिख लो यहीं पर एक लाइन। कोशिकाओं का समूह उतक कहलाता है, उतक कहलाता है। कोशिकाओं का समूह क्या कहलाता है, उतक कहलाता है। कोशिकाओं का समूह क्या कहलाता है, उतक कहलाता है। तो ये आपको ये सामान्य जानकारी हो गई। इसके अलावा अब हम लोग देखेंगे थोड़ा एडवांस जानकारी, ठीक है ना। तो ये आप लोग नोट कर लिया होगा, मुझे विश्वास है। आप लोग नोट बनाते चलिएगा, ठीक है ना। ऐसे हम लोग चैप्टर वाइज पढ़ेंगे तो दिक्कत नहीं होगा। कोशिकाओं का समूह ही क्या कहलाता है, आपको पता नहीं कि हमारी शरीर जो है असंख्य कोशिकाओं से मिलकर बनी है। तो असंख्य कोशिकाओं से मिलकर बनी है, लेकिन शुरुआत कहां से होता है, कोशिका से। फिर कोशिका, कई सारे कोशिका मिलकर उतक बनाते हैं, फिर कई सारे उतक मिलकर के अंग बनाते हैं, फिर कई सारे अंग मिलकर अंग तंत्र बनाते हैं, फिर कई सारे अंग तंत्र मिलकर के हमारे बॉडी का निर्माण होता है। जैसे एक बार देखिए लोग, सबसे पहले क्या आता है, कोशिका। कोशिकाओं का समूह क्या कहलाता है, उतक कहलाता है।
कोशिकाओं का समूह क्या कहलाता है? ऊतक कहलाता है। ऊतकों का समूह क्या कहलाता है? अंग। और अंगों का समूह क्या कहलाता है? अंग तंत्र कहलाता है। अंग तंत्र कहलाता है। और अंग तंत्र का समूह क्या कहलाता है? शरीर कहलाता है। क्या कहलाता है? शरीर कहलाता है। जैसे देखो क्या है, कोशिकाओं का समूह, कोशिकाओं का समूह ऊतक, ऊतकों का समूह अंग, और अंग का समूह अंग तंत्र। अंग तंत्र का समूह क्या कहलाता है? शरीर कहलाता है। ठीक है ना, तो ये होता है शरीर कहलाता है, अंग तंत्र। ठीक है ना, ये आपको ऐसे देखना है कि मतलब सबसे पहले क्या बनता है? कोशिका, कोशिका के बाद ऊतक आता है, ऊतक के बाद अंग बनता है, अंग के बाद अंग तंत्र बनता है, अंग तंत्र के बाद शरीर बनता है। ठीक है ना, तो जैसे आपको ये ध्यान में रखना। उसके बाद अब हम लोग देखते हैं ऊतक का और बेसिक जानकारियां। अब देखो ऊतक, ऊतक के प्रकार। ऊतक बेसिकली कितने प्रकार के होते हैं देख लेते हैं हम लोग। ऊतक, पहला प्रकार होता है इसका उपकला ऊतक। उपकला ऊतक, उपकला ऊतक, इसे लिखो इंग्लिश में लिखे एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है, क्या नाम है इसका? एपिथेलियल टिश्यू। दूसरा लिखो कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, संयोजी ऊतक, संयोजी ऊतक। ठीक है ना, तीसरा लिखो पेशी ऊतक, पेशीय ऊतक, मस्कुलर टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू। ठीक है ना, चौथा लिखो तंत्रिका ऊतक, तंत्रिका ऊतक, तंत्रिका ऊतक। ये लिखो नर्वस टिश्यू, नर्वस टिश्यू। ठीक है ना, नर्वस टिश्यू। तो ये हो गए हमारे चार। ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? चार प्रकार के होते हैं। एक उपकला ऊतक, एक कनेक्टिव ऊतक, और एक पेशी ऊतक, और एक तंत्रिका ऊतक। उसके पहले एक चीज और लिख लो, ऊतक में दो चीज होता है। देखो जैसे कि मनुष्य के लिए पादप, पादप ऊतक, पादप ऊतक होता है, और एक जंतु ऊतक होता है। ठीक है ना, एक जंतु ऊतक होता है। तो सबसे पहले हम लोग जंतु ऊतक पढ़ रहे हैं, और जंतु ऊतक के कितने पार्ट हो गए? ये वाला होता है। ठीक है ना, तो जंतु ऊतक के ये सारे चार पार्ट हैं, तो आपको ये ध्यान में रखना है। तो पहले हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? जंतु ऊतक। जंतु ऊतक के कितने पार्ट हैं? 1 2 3 4। तो एक एक करके हम लोग इसमें देखना शुरू करते हैं। जंतु ऊतक के कितने पार्ट हैं? 4 पार्ट हैं। कितने प्रकार हैं जंतु ऊतक के? 4 प्रकार हैं, 1 2 3 4। पहला का क्या नाम है? उपकला ऊतक, दूसरे का संयोजी ऊतक, तीसरे का पेशी ऊतक, चौथे का तंत्रिका ऊतक। इसी में अभी आपको पढ़ने को मिलेगा कि बताओ खून क्या है, मतलब ब्लड किस प्रकार का ऊतक है, ब्लड क्या होता है। सीधे क्वेश्चन पूछा गया। ब्लड एक प्रकार का संयोजी ऊतक का उदाहरण है। हड्डी किस प्रकार के ऊतक का उदाहरण है, और हमारे एपिडर्मिक और डर्मिक हमारे कलर कैसे निर्धारित होते हैं, ये सब कुछ हमें अभी देखने को मिलेगा। बाल कहाँ से उगते हैं, ऊपर वाली परत मृत होती है या जीवित होती है, ये सारी जानकारियां हम लोगों को अभी अभी पढ़ना होगा। ठीक है ना, तो हम लोग देखते हैं। अब सबसे पहले हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं उपकला ऊतक। ठीक है ना, पहला हेडिंग डालो उपकला ऊतक। उपकला ऊतक के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, उपकला ऊतक। अब देखो उपकला ऊतक के बारे में लिखो। उपकला शरीर की बाहरी परत, शरीर की बाहरी परत, बाहरी परत जैसे त्वचा, जैसे त्वचा, त्वचा उपकला ऊतक का उदाहरण है। उपकला ऊतक का, उपकला ऊतक का उदाहरण है, ऊतक का उदाहरण है। तो पूछेगा सीधे क्वेश्चन कि बताओ त्वचा किस प्रकार के ऊतक का उदाहरण है, तो त्वचा एक प्रकार के उपकला ऊतक का उदाहरण है। शरीर का सबसे बाहरी परत कौन है? त्वचा। तो त्वचा किस प्रकार का उदाहरण है भाई साहब? उपकला ऊतक का उदाहरण। दूसरा लिखो शरीर के आंतरिक अंगों का, शरीर के आंतरिक अंग, पूरा लिख लो, शरीर के आंतरिक अंगों के,
आंतरिक अंगों के बाह्य परत उपकला ऊतक के बने होते हैं। उपकला ऊतक के बने होते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे लिखो, जैसे जो लीवर है, जैसे हृदय है, लीवर है, ये सारे लीवर है, गुर्दा है, लीवर है। उसके अलावा और भी देख लेते हैं हम लोग, दो एक और एग्जांपल देख लेते हैं इसमें। जैसे आंत है, श्वास नली है, ठीक है। जो श्वास नली है, ये जो अंग होते हैं, मान लो ये हृदय मान लीजिए, तो जो ये हृदय, इसके ऊपरी परत जो होता है वो किसका बना होता है? ये उपकला ऊतक का उदाहरण होता है। किसका उदाहरण होता है? उपकला ऊतक का उदाहरण होता है, ठीक है ना। उपकला ऊतक का उदाहरण होता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि देखो क्या, शरीर के सबसे बाहरी परत, तो शरीर का सबसे बाहरी परत क्या होता है? त्वचा होती है। शरीर का सबसे बाहरी परत क्या होता है? त्वचा होता है। तो ये हमने लिखाया कि शरीर के सबसे बाहरी परत किसका बना होता है? उपकला ऊतक का बना होता है। अर्थात हमारी त्वचा किसका बनी होती है? त्वचा हमारी उपकला टिश्यू की बनी होती है। किसका? इप्थीलियल टिश्यू की बनी होती है। उपकला ऊतक का कौन होता है? त्वचा किस प्रकार का उदाहरण है? उपकला ऊतक का उदाहरण है। त्वचा किस प्रकार का उदाहरण है? त्वचा हमारी उपकला टिश्यू का उदाहरण है। तो ये आपको ध्यान में रखना। और शरीर के अंदर जो अंग होते हैं, जैसे हृदय होता है, लीवर होती है, आंत होती है, श्वास नली होती है, फेफड़ा होता है, ये सब जो होते हैं अंग होते हैं। इन अंगों के बाहरी परत जो होता है, मान लीजिए ये क्या है? हमारी लीवर है। इस लीवर की बाहरी परत जो होगा वो किसका बना होगा? उपकला टिश्यू का बना होगा। किसका बना होगा? उपकला टिश्यू का बना होगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। अब लिखो एक पॉइंट और लिखो। अब ये बाहरी परत है तो क्या करेंगे? ये बाह्य वातावरण से सुरक्षा प्रदान करते हैं। लिखो, उपकला ऊतक बाह्य परत बाह्य वातावरण से शरीर की रक्षा करते हैं। उपकला ऊतक बाह्य वातावरण से रक्षा करते हैं। बाह्य वातावरण से रक्षा करते हैं, ठीक है ना। क्या करते हैं? बाह्य वातावरण से हमारी रक्षा करते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि अब भाई साहब जो स्किन है यही तो हमारी बाह्य वातावरण से रक्षा करती है ना। तो ये हमको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। तो ये सारे 3 पॉइंट इसके बारे में। तो बाह्य वातावरण से रक्षा कौन करता है? उपकला ऊतक। अगर त्वचा नहीं दिया है वहां पर तो आपको क्या लगा कर आना है? उपकला ऊतक। अब हम लोग पढ़ लेते हैं त्वचा के बारे में, क्योंकि यही सबसे ऊपरी परत है ना। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं त्वचा के बारे में। तो आप लोगों ने ये नोट कर लिया होगा। अब हेडिंग डालो त्वचा, क्योंकि अभी हम लोग इप्थीलियल टिश्यू के अंतर्गत त्वचा ही सबसे मुख्य अंग है, तो हम लोग उसको देख लेते हैं। लिखो त्वचा के बारे में, सबसे पहले लिखो त्वचा के बारे में। लिखो, यह शरीर की सबसे लंबी अंग है। देखो, यह शरीर की सबसे लंबी अंग है, सबसे लंबी अंग है, ठीक है ना। देखो, ऊपर से लेकर नीचे तक एकदम स्किन पाया जाता है, इस वजह से यह सबसे लंबी अंग है। या लिखो, यह शरीर की सबसे भारी अंग है। यह शरीर की सबसे भारी अंग है, सबसे भारी अंग है, ठीक है ना। सोचो, ये इसके बाद दूसरे नंबर पे आता है लीवर। पहले नंबर पे कौन आता है? त्वचा। त्वचा को अगर सारी त्वचा को खाल को उतेर दिया जाए बाबू, तो ये लगभग से 5-5.5 किलो के आसपास मिलेगा। कितना मिलेगा? 5.5 किलो के आसपास मिलेगा। तो आपको ये ध्यान रखना। दूसरे नंबर का हमारा लीवर होता है। तो शरीर का सबसे भारी अंग भी त्वचा है, और शरीर का सबसे लंबा अंग भी क्या है? हमारा त्वचा ही है, ठीक है ना। लिखो, यह सर्दी गर्मी से हमारी रक्षा करता है, ठीक है ना। यह सर्दी गर्मी से हमारी रक्षा करता है। तो ये सारे इसके विशेषताएं हो गए, आप लोग देख लो, ठीक है ना। यह सर्दी गर्मी से हमारी रक्षा करता है। अब हम लोग आ जाते हैं त्वचा के प्रकारों को देख लेते हैं। ये हो गया। अब देखो,
त्वचा के बारे में और सारी जानकारियां हमें अभी लिखना है, ठीक है ना। जैसे देखो हम त्वचा बनाया, त्वचा इतनी पतली है कि मान लो कि हम इतना पतला है, तो इतना पतला है, लेकिन वैज्ञानिकों ने इसे जूम करके देखा तो थोड़ा सा चौड़ा बना दिया, इसी चीज को, स्किन को, हमारी चमड़ी को मोटा बना दिया, ठीक है ना। तो यही चीज हम बना रहे हैं। जैसे देखो ये त्वचा ही पढ़ा रहे हैं अभी हम लोग त्वचा पर ही चल रहे हैं, ठीक है ना, त्वचा ही चल रहा है। जैसे मान लो कि त्वचा क्या है, देखो त्वचा, देखो ये है, मान लो कि त्वचा, ये हमारी त्वचा। तो जो त्वचा है इसका ऊपरी परत कहलाता है एपिडर्मिक, कहलाता है क्या, एपिडर्मिक कहलाता है। क्या कहलाता है, एपिडर्मिक कहलाता है, एपिडर्मिक कहलाता है, ठीक है ना। और निचली परत क्या कहलाती है, डर्मिक कहलाती है। क्या कहलाती है, डर्मीज, ऐसे लिख लो, डर्मीज कहलाती है, ठीक है, ठीक है, डर्मीज कहलाती है। निचली परत क्या कहलाती है, डर्मीज कहलाती है, डर्मीज कहलाती है, ठीक है। एपिडर्मिस और डर्मिस दो परत हो गए। त्वचा की सबसे ऊपरी परत कौन सी होती है, एपिडर्मिस। त्वचा की निचली परत कौन सी होती है, डर्मिस होती है। अब देखो ये जो ऊपरी परत होती है, इस ऊपरी परत को हम लोग कहते हैं एपिडर्मिस। ये कैसी होती है, एपिडर्मिस होती है। अब इसके बारे में लिखो, एपिडर्मिस के बारे में, यह मृत होती है, यह त्वचा का निर्जीव भाग होता है। लिखो, यह त्वचा का निर्जीव भाग होता है, निर्जीव भाग होता है, ठीक है ना। यह त्वचा का कैसा भाग होता है, निर्जीव भाग होता है। लिखो, यह त्वचा का कैसा भाग होता है, निर्जीव भाग होता है। मतलब कभी कभार बचपन में नहीं देखे थे कि मतलब कहते थे कि लाओ जादू दिखाए, तो ससुर ऐसा उंगलियां ऊपरा खोदते जैसे ऐसे रगड़ ले, ऐसा रगड़ते थे और फिर वो चमड़िया उचक जाता था, पतला सा, एकदम पतला सा होता था, तो चमड़िया उचक जाता था, तो खूनवा नहीं बहता था। कहता था देखो जादू, खून नहीं बहा, चमड़ी उचक गई। फिर यहाँ ऐसे ऐसे नहीं करके चमड़िया उचाक देते थे बाबू, उज्जर हो जाता था, पानी पंचड़ भर निकलता था, लेकिन खून नहीं निकलता था। तो जो ऊपरा वाली परतियां होती है ना बाबू, वही कहलाता है एपिडर्मिस कहलाता है। क्या कहलाता है, यही एपिडर्मिस कहलाता है। खूब तेज से रगड़ देते हो, कहीं पर ऐसे दवलिया में घिसन लग गई, ससुरा चमड़िया उचक गई, लेकिन खून नहीं बहता है, वही वाला परत क्या होता है, एपिडर्मिस होता है। क्या होता है, एपिडर्मिस होता है। और एपिडर्मिस कैसा होता है, निर्जीव होता है, मतलब उसमें जीव नहीं होता है, उसमें जीव नहीं होता है। इसी त्वचा में एपिडर्मिस में क्या पाया जाता है, क्या पाया जाता है, केराटिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, केराटिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, केराटिन नामक प्रोटीन पाया जाता है, केराटिन प्रोटीन पाया जाता है। देखो, केराटिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। और यही प्रोटीन क्या करता है बाबू, यही केराटिन प्रोटीन क्या करता है, त्वचा को, देखो इसमें त्वचा को वाटरप्रूफ और एयर प्रूफ बनाता है। यह त्वचा को वाटरप्रूफ और एवं एयर प्रूफ बनाता है, एयर प्रूफ बनाता है, ठीक है ना, बनाता है। मतलब एपिडर्मिस में पाया गया केरोटिन नामक प्रोटीन, और यह केरोटिन नामक प्रोटीन त्वचा को वाटरप्रूफ और एयर प्रूफ बनाता है। क्या बताओ, हवा हमारे शरीर के अंदर जा सकती है बाहर से? अगर हम मुंह से और नाक से हवा ना लें तो क्या हमारे शरीर के अंदर हवा जा सकता है? नहीं। चमड़े के रास्ते तो नहीं जा सकता है, लेकिन चमड़े के रास्ते नहीं जाएगा, इसके लिए केराटिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। यही केराटिन नामक प्रोटीन इस त्वचा को क्या बना देता है, वाटरप्रूफ बना देता है। क्या बना देता है, वाटरप्रूफ बनाता है, जिसकी वजह से हवा और पानी हमारे शरीर के त्वचा के रास्ते अंदर नहीं जा सकती। अंदर से बाहर आ सकता है, लेकिन अंदर से बाहर से अंदर कुछ चीज नहीं जा सकता, ठीक है ना। पसीना आ सकता है, तैल ग्रंथियां से आ सकती हैं, लेकिन हमारे अंदर से, हमारे बाहर से न तो हवा अंदर जा सकता है, न तो पानी अंदर जा सकता है। तो ये वाला काम कौन करता है, केरोटिन। मतलब एक तरह से ससुरा बुलेट प्रूफ है, समझ लो ना, बुलेट प्रूफ है, न तो हवा को जाने देगा, न तो पानी को जाने देगा। तो ये बात ध्यान में रखना है कि हमारी त्वचा को एयर प्रूफ और वाटर प्रूफ प्रदान कौन करता है, केराटिन नामक प्रोटीन। अब पूछेगा केराटिन नामक प्रोटीन त्वचा के किस भाग में पाया जाता है, तो त्वचा के एपिडर्मिस वाले भाग में पाया जाता है। तो ये बात आपको ध्यान में रखना, ठीक है ना। त्वचा को क्या करता है, एपिडर्मिस वाला भाग। लिखो एक परत, एक पॉइंट और लिखो, यह त्वचा की सबसे ऊपरी परत होती है। लिख लो, यह त्वचा की सबसे ऊपरी परत होती है, सबसे ऊपरी परत होती है, ऊपरी परत होती है, ठीक है ना। यह त्वचा की सबसे ऊपरी परत होती है। अब हम लिखेंगे डर्मिस के बारे में, ठीक है ना। अब हम लोग लिखेंगे डर्मिस के बारे में।
तो ये हो गया एपिडर्मिस के बारे में 3 जानकारी हो गई कि यह एपिडर्मिस कैसा होता है, यह निर्जीव भाग होता है। इसी में केराटिन नामक प्रोटीन पाया जाता है जो त्वचा को कैसा बनाता है, वाटर प्रूफ और एयर प्रूफ बनाता है। और यही एपिडर्मिस त्वचा का सबसे ऊपरी परत होता है। अब एक चीज और बता दें कि जो आप केराटिन नामक प्रोटीन है यही नाखून में भी पाया जाता है, खुर में भी पाया जाता है, बाल में भी पाया जाता है। यही चीज आपको ध्यान में रखना कि केराटिन नामक प्रोटीन ही नाखून में भी पाया जाता है और हमारे बालों में भी पाया जाता है। खुर, सिंग, खुर जाने हो ना, और जानवरों का खुर जिसमें उसमें भी केराटिन पाया जाता है। और सिंग जो होता है उसमें भी केराटिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। आगे हम लिखाएंगे, जब आपको हम पढ़ाएंगे पोषण तो उसमें सारे बताएंगे, जैसे कि मतलब हड्डियों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, अस्थियों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, और दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, दाल में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, अनाज में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है। ये सारी चीजें हम आपको बताएंगे जब आपको पोषण पढ़ाएंगे। इसके जस्ट बाद वाला आपका चैप्टर पोषण ही है, ठीक है ना। तो एपिडर्मिस के बारे में 3 जानकारी। अब लिखो डर्मिस के बारे में। अब लिखो डर्मिस के बारे में। देखो पहली बात तो ये लिखो, यह एपिडर्मिस के नीचे पाया जाता है। एपिडर्मिस के नीचे वाली परत होती है। लिखो यह एपिडर्मिस के नीचे वाली परत होती है, ठीक है ना। यह एपिडर्मिस के नीचे वाली परत होती है। दूसरा पॉइंट लिखो, यह एपिडर्मिस के नीचे वाली परत होती है। दूसरा पॉइंट लिखो कि बाबू ये जो होता है इसी में तैल ग्रंथियां पाई जाती हैं। देखो ये ऊपर वाला जो डर्मी था इसमें ऐसे सेल पाए जाते हैं, एपिडर्मिस में ऐसे सेल पाए जाते हैं। अब देखो क्या है कि जो डर्मिस है ये एपिडर्मिस के नीचे कौन सी परत होती है, डर्मिस पाया जाता है। इसी डर्मिस में बाबू साहब तैल ग्रंथियां होती है। मतलब जो बाबू बिना तेलवा लगाए मुंह पे चिपचिपा हो जाता है, वो तेलवा आता कहां से है, आसमान से आता है? नहीं, इसी डर्मिस से निकलता है। कहां से निकलता है? तेल वाली ग्रंथियां इसी डर्मिस से निकलती हैं और आपके मुंह पर चिपचिपा हो जाता। कहते ससुरा नहीं तब बिना तेल लगैले इतना तेल आ गई। तो तेलवा कहां से आता है बाबू? वो तेलवा इसी वाले डर्मिस भाग से आता है। कहां से? डर्मिस से निकलता है। कहां से? चमड़ी के डर्मिस वाले परत से निकलता है और तेलवा। और कहते हो तरीके बहुत चिपचिपा हो गए। कुछ लोगों को अच्छा लगता है, कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगता है। और बात, जो हमारे शरीर पे बाल दिखाई देते हैं ना, उसकी जड़ें कहां होती हैं? इसी डर्मिस में होती हैं। इसी डर्मिस में बाल के जड़ें होती हैं, ठीक है ना। इसी डर्मिस में क्या होती हैं? बाल के जड़ें पाई जाती हैं। और बात, मतलब पहला नंबर लिख लो कि तैल ग्रंथियां पाई जाती हैं इसी परत में तैल ग्रंथियां पाई जाती हैं। तैल ग्रंथियां पाई जाती हैं पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट, बालों के जड़ इसी में पाए जाते हैं। बालों के जड़ इसी में पाए जाते हैं। बालों के जड़ इसी में पाए जाते हैं। मतलब कहने का मतलब है कि बाल यहीं पर उगते हैं। कहां पर? डर्मिस वाले भाग में। कहां से उगते हैं? डर्मिस वाले भाग में। तो आपको ये बात हो गया कि मतलब बाल कहां से निकलते हैं? डर्मिस से। बाल कहां उगते हैं? डर्मिस में। और तैल ग्रंथियां कहां पाई जाती हैं? डर्मिस में। और भाई साहब देखो, आपने सुना होगा कि जब आप छूते हो तो हमें एहसास हो रहा है कि हमें कोई छू रहा है। ठंडे बर्फ पे हाथ रखते हो तो हमें ठंड महसूस होता है। गर्म तवे पर हाथ धरते हो तो गर्म महसूस होता है। ये वाली संवेदनाएं कहां से मिलती हैं? ये संवेदनाएं भी हमारे डर्मिस वाले भाग से ही हमें पता चलता है। मतलब हमें संवेदनाओं का एहसास कहां होता है? तो ये कहां से होता है? हमारे डर्मिस से। कोई चिमोटी काटे धाय मारते हो बाबू, ये वाला रिएक्शन कैसे आ सकता है? जब डर्मिस वाले भाग में पता चलता है तभी निकलता है। क्या ससुरा चिमोटी मार दे, मत खींच के। तो ये वाली बात कहां से होती है? लिखो, एहसास हमें, संवेदनाओं का एहसास हमें इसी परत से होता है। संवेदनाओं का एहसास हमें यही से होता है। हमें इसी परत से होता है। इसी परत से होता है, ठीक है ना। संवेदनाओं का एहसास हमें इसी परत से होता है। अब भाई साहब देखो,
तुम्हारी वाली बारी आ गई। जैसे हम सारे लोग हैं, हम लोग काले हैं, गोरे हैं, ये सारा निर्धारित होता है ना। तो इसी परत में एक पदार्थ पाया जाता है जिसका नाम है मेलानिन। क्या नाम है? मेलानिन नामक पदार्थ पाया जाता है। इसी परत में मेलानिन नामक पदार्थ पाया जाता है। मेलानिन, मेलानिन नामक पदार्थ पाया जाता है। कहां पाया जाता है? एपिडर्मिस में भाई साहब, ठीक है ना। देखो ये देखो हमारे में नीचे जगह नहीं है। 1 2 3 4, 4 पॉइंट हो गया, ये 5वां पॉइंट है, ठीक है ना। 5वां पॉइंट। तो डर्मिस में ही क्या पाया जाता है? मेलानिन नामक पदार्थ पाया जाता है, पाया जाता है। भाई साहब हम सब काले हैं ना, काले हैं लेकिन फिर भी क्या है? दिलवाले हैं। जो ये मेलानिन नामक पदार्थ होता है यही हमारे शरीर का रंग प्रदान करता है। क्या करता है? हमारे शरीर को रंग प्रदान करता है, हमारे चेहरे को रंग प्रदान करता है, हमारे त्वचा को रंग प्रदान करता है। तो हमारे शरीर को रंग प्रदान करने का काम कौन करता है? मेलानिन नामक पदार्थ। और ये मेलानिन नामक पदार्थ कहां पाया जाता है? डर्मिस में पाया जाता है। कहां पाया जाता है? डर्मिस में पाया जाता है। मेलानिन नामक पदार्थ कहां पाया जाता है? डर्मिस में पाया जाता है। मेलानिन नामक पदार्थ कहां पाया जाता है? डर्मिस में पाया जाता है। अब भाई साहब जिसमें मेलानिन ज्यादा होगा वो ज्यादा काला होगा, और जिसमें मेलानिन कम होगा वो ज्यादा गोरा होगा। और कहीं कहीं मेलानिन ज्यादा हो जाता है स्किन वहां पे, तो ससुरा वो क्या बन जाता है? तिल बन जाता है। क्या बन जाता है? तिल। तो कहते हो देखो, अब देखो मेरे गाल पे है एक तिल, अब इतना बड़ा ससुरा है। अभी क्यों है? क्योंकि यहां पर मेलानिन ज्यादा रुक गया है, मतलब ज्यादा संकेंद्रण हो गया। अब मेलानिन का ज्यादा संकेंद्रण हो जाएगा तो क्या बन जाएगा? तिल। और मेलानिन कम होगा तो सुंदर ज्यादा होगा, ससुरा खूब गोरा गोरा गोरा। यूरोप वाले कैसे? तो खूब गोरा गोरा, उनमें मेलानिन की मात्रा बहुत कम होती है। और हम सब देखो एक समान, कहीं भी निकल जाओ ससुरा एक काले कलूटे एक समान दिखते हैं। तो क्या हो गया? हम लोग काले काले हैं। तो हम लोगों में मेलानिन की मात्रा नॉर्मल है, मतलब न तो बहुत ज्यादा कम है और न ही बहुत ज्यादा है, ठीक है ना। हम लोग तवे जैसा नहीं है, ठीक है ना। अब उन वहां वाले वेस्ट इंडीज वालों की तरह हम लोग एकदम काले काले नहीं है, ठीक है ना। और यूरोप वालों की तरह एकदम गोरे भी नहीं है। तो हम लोग नॉर्मल है, ठीक है ना। तो मेलानिन क्या करता है? मेलानिन अगर कम होगा तो गोरा, हम गोरे हो जाएंगे। और ज्यादा होगा बाबू तो ससुरा काला हो जाएंगे। और कहीं पे संकेंद्रण ज्यादा हो गया, संकेंद्रण ज्यादा हो गया तो क्या होगा? संकेंद्रण ज्यादा होगा तो क्या होगा? तिल बन जाएगा बाबू, तिल। क्या बन जाएगा? तिल। तो देखो चेहरे पर और बाकी हमारे शरीर पे तिल दिखाई देते हैं ना, अगर ज्यादा हो गया तो यही बन जाता है, तिल बन जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये हो गया मेलानिन। और एक चीज और है, डर्मिस में एक चीज और है जो आपने सुना होगा, 6वां आपने सुना होगा कि चमड़े का जूता, चमड़े का जैकेट, चमड़े का बेल्ट, ये नाम सुना हो ना। तो जो चमड़े का जूता, चमड़े का बेल्ट, चमड़े का वो सामग्री बनाई जाती है वो इसी डर्मिस का बनाया जाता है। पशुओं के डर्मिस से ही क्या बनाया जाता है? चमड़े का जूता, चमड़े का बेल्ट बनाए जाते हैं। लिख लो, पशुओं के डर्मिस से, पशुओं के डर्मिस से वाणिज्यिक वस्तु बनाए जाते हैं, ठीक है ना, बनाए जाते हैं। जैसे चमड़े का बेल्ट, लिख लो एग्जांपल के रूप में, चमड़े का बेल्ट, चमड़े का बेल्ट, चमड़े का जूता और चमड़े के जैकेट। अब मनुष्यों का डर्मिस क्यों नहीं इस्तेमाल होता? क्योंकि मनुष्यों का बहुत कमजोर होता है, बहुत पतला होता है, ये अगर बनेगा भी तो टूट जाएगा। और पशुओं में क्या होता है? मोटी होती है, डर्मिस मोटी होती है, जिसकी वजह से उनका बनाना आसान हो जाता है, ठीक है ना। तो ये हमारे लिए आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। मनुष्यों के डर्मिस से चमड़े नहीं बनाए जाते हैं, चमड़े की वस्तु नहीं बनाई जाती। चमड़े के वस्तु किससे बनाए जाते हैं? तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। तो ये हमारा हो गया त्वचा हो गया। त्वचा मतलब इपिथेलियल टिश्यू खत्म हो गया। इपिथेलियल टिश्यू की बात क्या हमारा है? दूसरा कनेक्टिव टिश्यू। क्या है? कनेक्टिव टिश्यू। तो हम लोग कनेक्टिव टिश्यू देख लेते हैं। एक टॉपिक हम लोगों का इसमें हो गया, त्वचा में एक टॉपिक हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे कनेक्टिव टिश्यू। क्या पढ़ेंगे? कनेक्टिव टिश्यू, संयोजी ऊतक। अब इसी में आपको मिलेगा कि ब्लड क्या होता है, हड्डी क्या होती है, उपास्थि क्या होता है। तो उसमें आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि किस प्रकार के ऊतक का उदाहरण होता है। सीधे पूछा गया क्वेश्चन है कि ब्लड क्या है? ब्लड एक संयोजी ऊतक है बाबू, बस अभी समझ में आ जाएगा कि क्या है।
अब लिखो कनेक्टिव टिश्यू, संयोजी ऊतक, संयोजी ऊतक, ठीक है। संयोजी ऊतक, संयोजी ऊतक में देखो लिखो पहला, संयोजी ऊतक में लिखो एरियोलर टिश्यू, पहला लिखो एरियोलर टिश्यू, एरियोलर टिश्यू, एरियोलर टिश्यू, चाहे ऊतक लिखो एरियोलर ऊतक। दूसरा लिखो एरियोलर ऊतक के बाद एरियोलर ऊतक के बाद लिखो आप एडिपोस टिश्यू, एडिपोस टिश्यू लिखो, एडिपोस टिश्यू चाहे एडिपोस ऊतक, ठीक है, एडिपोस ऊतक। तीसरा लिखो कनेक्टिव, उसके बाद तरल संयोजी ऊतक लिखो, तरल संयोजी ऊतक, संयोजी ऊतक, ऊतक, ठीक है। चौथा लिखो ठोस संयोजी ऊतक, ठोस संयोजी ऊतक। चलो, तो संयोजी ऊतक कनेक्टिव टिश्यू, इसे क्या कहते हैं, इंग्लिश भी लिखा है आपको, कनेक्टिव टिश्यू, टिश्यू, ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू लिख लो। तब तक हम स्याही डाल लें। अब हेडिंग डालिए आप लोग एरियोलर टिश्यू, अब डालियो हेडिंग एरियोलर टिश्यू। अब देखो एरियोलर टिश्यू में क्या होता है, आपने देखो कोई हमारी जो हड्डी होती है, हमारी हड्डी होती है, सबसे पहले क्या होता है देख लो, अगर मान लीजिए हम हड्डी बनाएं अपना, तो हड्डी क्या होता है, ऐसे थोड़ा सा हड्डी कुछ इस प्रकार होता है, ठीक है। मान लीजिए कि ये हड्डी है, हड्डी के ऊपर क्या होता है, मांसपेशियां होती हैं, क्या होती हैं, मांसपेशियां होती हैं, क्या होती हैं, मांसपेशियां होती हैं। हड्डी के ऊपर क्या होता है, हड्डी के ऊपर मांसपेशियां होती हैं, ठीक है, ये है मांसपेशियां। और इसी मांसपेशी के ऊपर बाबू क्या होता है, आपका त्वचा होता है, क्या होती है, त्वचा होती है। इसी मांसपेशी के ऊपर क्या पाई जाती है, त्वचा पाई जाती है, क्या पाई जाती है, त्वचा, जो हमारे शरीर को ढकने का कार्य करती है, मतलब एक तरह का ढक्कन है। तो मान लीजिए सबसे पहले क्या बनता है, हड्डी, हड्डी के बीच में क्या होता है, मांस, और मांस के ऊपर क्या होती है, चमड़ी, हड्डी, मांस और चमड़ी। तो आपने देखा होगा कि जो हड्डी हमारा है, हड्डी के ऊपर मांस पाया जा रहा है और मांस के ऊपर चमड़ी। तो क्या बताओ, ये सब अलग अलग होते हैं कि एक में चिपके होते हैं, एक में चिपके होते हैं। तो जो चमड़ी है और जो मांस है, इसे आपस में चिपका के रखने का कार्य कौन करता है बाबू, यही कौन करता है, यही एरियोलर टिश्यू करता है। कौन करता है, यही एरियोलर टिश्यू करता है। क्या काम करता है, ये चमड़ी और मांस को आपस में सिकोड़ के रखता है। क्या करता है, चमड़ी और मांस को सिकोड़ के रखता है ना, ठीक है ना। ये क्या करता है कि दोनों को आपस में एक तरह से चिपकाए हुए रखता है। तो कभी कभी आप देखे होंगे कि जब बुढ़ापा आता है तो हमारी चमड़ियां क्या होती हैं, झूल जाती हैं। चेहरे की चमड़ियां तो इधर गिरा हुआ, उधर गिरा हुआ, मांसपेशियां यहाँ का जो कभी टाइट हुआ करता था वो क्या ढीला ढाला है, एकदम जैसे
छुओगे तो एकदम लगेगा। दादा बाबा होंगे ना घर में, जो मान लो 80 साल 90 साल के हो, उनके जाके गाल छुओ ना तो ऐसा लगता है ससुर जैसे चमड़िया अलग हो गई मांसवास से। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एरियोलर टिश्यू क्या हो गया है, कमजोर हो गया है। जब तक ये मजबूत रहता है, जब तक ये यंग अवस्था में रहता है, तब तक एकदम टाइट है। अब हम लोगों का देखो कहीं भी तनको भर पता नहीं चलेगा कि तनको भर कहीं ढीला है, लेकिन बाबू जब 50 60 70 आओगे तो धीरे तुम्हारा भी चमड़िया झूल जाएगा, ऐसा छुआ ससुरा कितना ढीला ढाला हुआ। तो ये क्यों होता है? इसी एरियोलर टिश्यू के कारण होता है। किसकी वजह से होता है? एरियोलर टिश्यू के कारण होता है। अर्थात ये क्या करता है, चमड़ियों को, मांस को, चमड़ी और मांस को आपस में जोड़ कर रखता है। तो लिख लो, देखो चमड़ी और, तो चमड़ी मत लिखो, त्वचा और मांस को, त्वचा एवं मांसपेशियों का, मांसपेशियों को आपस में जोड़कर रखता है, जोड़कर रखता है। लिखो, वृद्धावस्था में, वृद्धावस्था में इसी के कमजोर होने के कारण, इसी के कमजोर या कम होने के कारण, कमजोर या कम होने के कारण त्वचा ढीली हो जाती है। त्वचा कैसी हो जाती है? ढीली हो जाती है, ढीली हो जाती है। ठीक है ना? त्वचा कैसी हो जाती है? त्वचा ढीली हो जाती है। तो ये लिख लो, किसकी वजह से? एरियोलर टिश्यू की वजह से। जब एरियोलर टिश्यू कमजोर होता है या कम हो जाता है तो क्या हो जाता है? त्वचा ढीला हो जाता है, मतलब हमारे मांसपेशियों से अलग होने लगता है, कि मतलब एकदम लगेगा कि ससुरा एकदम अलग थलग बा। अभी क्या है, एकदम देखो गाल हम लोगों का टाइट है, लेकिन तब क्या हो जाएगा, एकदम ससुरा एकदम ढीला ढाला हो जाएगा। वो किसकी वजह से? एरियोलर टिश्यू की वजह से। किसकी वजह से? एरियोलर टिश्यू की वजह से। तो लिख लो एरियोलर टिश्यू के बारे, हो गया। देखो एरियोलर टिश्यू वाला, अब देखो तो ऐसे क्वेश्चन पूछेगा। इसमें क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि बताओ वृद्धावस्था में हमारी चमड़ी ढीली हो जाती है क्यों? तो पूछ कर देना एरियोलर टिश्यू की कमी की वजह। अर्थात पूछेगा क्वेश्चन कि बताओ वृद्धावस्था में किसके कमी से हमारी त्वचा ढीली हो जाती है? तो वृद्धावस्था में एरियोलर टिश्यू की वजह से हमारी त्वचा कैसी हो जाती है? ढीली हो जाती है। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना? तो ये बात हमें ध्यान में रखना। अगला हम लोग देखते हैं, तो ये बना लिए होंगे आप लोग, एरियोलर टिश्यू के बाद एडिपोस टिश्यू लिखो। एडिपोस टिश्यू इसे कहते हैं वसा संयोजी ऊतक। क्या कहते हैं इसे? वसा संयोजी ऊतक भी कहते हैं। लिखो वसा संयोजी ऊतक, संयोजी ऊतक, ठीक है। इसे वसा संयोजी ऊतक है। जो हमारी मांसपेशियां हैं, जैसे मान लो हमने क्या बनाया था, हड्डी बनाया था ना, हड्डी बनाया था। इस हड्डी के बाद क्या बनाया था? मांस, और मांस के ऊपर क्या बनाया था? चमड़ी। तो इसी हड्डी, इसी मांसपेशी में क्या होता है? दाने दाने रूप में, बूंदों के रूप में, छोटे छोटे बूंदों के रूप में क्या पाया जाता है? यही एडिपोस टिश्यू पाया जाता है। क्या पाया जाता है? एडिपोस टिश्यू पाया जाता है, जो किसके बने होते हैं? वसा के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? एडिपोस टिश्यू किसके बने होते हैं? वसा के बने होते हैं। वसा संयोजी ऊतक कहलाता है। इसी वजह से इसे वसा संयोजी ऊतक कहलाता है। ये कहां पाए जाते हैं? हमारी मांसपेशियों में वसा की छोटे छोटे बूंदों के रूप में पाए जाते हैं। किस रूप में पाए जाते हैं? वसा के छोटे छोटे बूंदों के रूप में पाए जाते हैं। कहां पाए जाते हैं? हमारी मांसपेशियों में। कहां पाए जाते हैं? हमारी मांसपेशियों में क्या पाया जाता है? वो एडिपोस टिश्यू पाया जाता है। और ये किस रूप में होते हैं? मांस, इसी हमारी मांसपेशियों में छोटे छोटे बूंदों के रूप में विद्यमान रहते हैं। कौन? एडिपोस टिश्यू। कौन मौजूद रहता है? एडिपोस टिश्यू मौजूद रहता है। तो अब देखो ये क्या करता है? अब वसा है तो वसा क्या करता है? वसा हमारे तापमान को निर्धारित करता है। वसा क्या करता है? तापमान को, देखो तापमान को नियंत्रित करता है। एडिपोस टिश्यू तापमान को नियंत्रित करता है, नियंत्रित करता है। देखो एडिपोस टिश्यू तापमान को नियंत्रित करता है, जैसे जैसे ठंडी गर्मी से रक्षा करता है, ठंडी एवं गर्मी से रक्षा करता है, गर्मी से
रक्षा करता है, ठीक है ना। ठंडी एवं गर्मी से क्या करता है, हमें रक्षा करता है, ठंडी और गर्मी से रक्षा करता है। क्यों बाबू, क्यों करता है, क्योंकि जो वसा होता है वो क्या होता है, उष्मा का कुचालक होता है। क्या वसा क्या करता है, वसा कैसा होता है, वसा उष्मा का कुचालक होता है। उष्मा का क्या होता है, कुचालक होता है, ठीक है ना, उष्मा का कुचालक होता है। वसा क्या होता है, उष्मा का कुचालक होता है, ये भी लिख लो, उष्मा का कुचालक होता है। इसके अलावा और क्या करता है, ये आवश्यकता पड़ने पर ऊर्जा भी देता है भाई साहब। उष्मा वसा क्या करता है, ऊर्जा भी देता है, आवश्यकता पड़ने पर आवश्यकता पड़ने पर ऊर्जा भी देता है, ठीक है ना। बाबू जब कहते हो ना कि हम डाइट पर हैं, तो डाइट पर होते हो तो क्या होता है, आपकी मांसपेशियां धीरे धीरे पतली होने लगती है, और पतली होने लगती हैं तो क्या होता है, मतलब आपकी मांसपेशियों में क्या विद्यमान था, वसा, और वसा के द्वारा क्या किया गया, आपको कम भोजन खा रहे हैं बाहर से लेकिन फिर भी अंदर से पतले होते जा रहे हैं और फिर भी जीवित हैं, तो आपको ऊर्जा मिल कहां से रहा था, यही वसा क्या हो रहा था धीरे धीरे, क्योंकि 1 ग्राम वसा खाने पर 1 ग्राम वसा खाने पर 9.4 किलो कैलोरी 9.2 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है, ये आपको पता है, ठीक है ना। वसा 1 ग्राम वसा खाने पर 9.2 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। तो इसी वजह से जब हम लोग डाइट पर होते हैं तो उसके बावजूद हम लोग मरते नहीं हैं, तो ऊर्जा कहां से मिल रही थी, तो जो मोटे होते हैं तो आपके पास जो वसा का जमाव है बाबू, वही धीरे धीरे क्या होता है, ऊर्जा में कन्वर्ट होता रहता है। तो इसी वजह से हम लोग डाइट पे होने के बावजूद भी क्या होते हैं, जीवित रहते हैं, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो वसा संयोजी ऊतक में हम लोगों ने क्या देख लिया, ये तापमान को नियंत्रित करता है, जैसे ठंडी गर्मी से रक्षा करता है। और लिखो, वसा की सबसे मोटी परत, वसा की मतलब एडिपोस की सबसे मोटी परत किसमें पाई जाती है, व्हेल मछली, नाम सुने हो, व्हेल में सबसे मोटी, एडिपोस की सबसे मोटी परत व्हेल मछली में पाई जाती है। देखो, एडिपोस की सबसे मोटी परत व्हेल मछली में पाया जाता है, व्हेल मछली में पाया जाता है, ठीक है, व्हेल मछली में पाया जाता है, ठीक है ना। दूसरा पॉइंट लिखो, ऊंट का कुबर एडिपोस का बना होता है। जो ऊंट का कुबर होता है ना, वो भी किसका बना होता है, एडिपोस टिश्यू का बना होता है। लिख लो, ऊंट का कुबर एडिपोस टिश्यू का बना होता है, एडिपोस टिश्यू का बना होता है, ठीक है ना, एडिपोस टिश्यू का बना होता है, ये भी लिख लो। जो ऊंट का कुबर होता है ना, वो भी किसका बना होता है, ये भी किसका बना होता है, ये भी एडिपोस टिश्यू का बना होता है, लिख लो। एडिपोस की सबसे मोटी परत किसमें पाई जाती है, व्हेल मछली में। ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा एडिपोस टिश्यू। अब हम लोग लिखते हैं तरल संयोजी ऊतक, ठीक है ना, तरल संयोजी ऊतक। अब लिखो तरल संयोजी ऊतक। तरल संयोजी ऊतक में लिखो, तरल संयोजी ऊतक में उदाहरण के तौर पे लिखो, क्योंकि हमें पूरा एक चैप्टर ही पढ़ना होता है इसके बारे में। तरल संयोजी ऊतक लिखो, तरल संयोजी ऊतक के उदाहरण कौन कौन से, ये क्वेश्चन पूछता है सीधे। आपने सुना होगा ब्लड, क्या, ब्लड मतलब रक्त, ब्लड प्लाज्मा, ब्लड प्लाज्मा। तीसरा लिखो ब्लड सेल, ये किसके उदाहरण होते हैं, संयोजी ऊतक के। तो खून क्या है, एक संयोजी ऊतक है। खून क्या है, एक तरल संयोजी ऊतक है। खून क्या है, एक तरल संयोजी ऊतक है। खून क्या है बाबू, एक तरल संयोजी ऊतक है। ब्लड प्लाज्मा क्या है, ये भी एक तरल संयोजी ऊतक है। ब्लड सेल क्या होते हैं, ये भी तरल संयोजी ऊतक होते हैं। और ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि ब्लड क्या है, पूछा था कि खून क्या होता है। तो खून क्या है बाबू, खून एक तरल संयोजी ऊतक है। तो आपको यह बात ध्यान में रखना है कि खून क्या होता है, खून एक तरल संयोजी ऊतक होता है। यह प्रश्न पूछा जा चुका है, तो आपको यह बात ध्यान में रखना है, ठीक है ना, कि खून क्या होता है, एक तरल संयोजी ऊतक होता है। तो आपको बिना चिंता लगाए ये आपको एग्जाम्पल ही याद करके जाना है, ठीक है ना, कि ब्लड क्या होता है, ब्लड प्लाज्मा क्या होता है, ब्लड सेल क्या होता है। ये तीनों के तीनों क्या होते हैं, तरल संयोजी ऊतक होते हैं। किसके उदाहरण होते हैं,
तरल संयोजी ऊतक के उदाहरण होते हैं, ठीक है ना। किसके उदाहरण होते हैं? तरल संयोजी ऊतक के उदाहरण होते हैं। किसके उदाहरण होते हैं? तरल संयोजी ऊतक के उदाहरण होते हैं। तो आपको ये बात ध्यान में रखना है। तरल संयोजी ऊतक के उदाहरण कौन है? ब्लड है, ब्लड प्लाज्मा है, ब्लड सेल है। तो यही आपको याद करके जाना। अब अगला हम लोग देख लेते हैं तरल संयोजी ऊतक के बाद तरल संयोजी ऊतक के बाद ठोस संयोजी ऊतक। इसे थोड़ा सा ऊपर लिखते हैं, ठीक है ना। ठोस संयोजी ऊतक चौथा हम लोग का है क्या? ठोस संयोजी ऊतक, ठीक है ना। ऊतक देखो, ठोस संयोजी ऊतक में लिखो पहला। देखो ये भी कई प्रकार के, आपने सुना होगा हड्डी। क्या नाम है इसका? बोन और अस्थि ऐसे लिखो, अस्थि मतलब वही हड्डी होता है। अस्थि, उपास्थि, क्या? उपास्थि। कार्टिलेज, क्या है? कार्टिलेज, क्या है? उसके बाद लिखो लिगामेंट, अगला लिखो टेंडन, ठीक है। लिगामेंट, टेंडन, ये चारों ही किसके उदाहरण होते हैं? ये चारों ही किसके उदाहरण है बाबू? अस्थि किसका मतलब हड्डी किसके उदाहरण होते हैं? हड्डी भी ठोस संयोजी ऊतक। हड्डी क्या होता है? हड्डी क्या, अगली बार मान लो एक बार पूछ लिया कि खून क्या होता है, तो आपने बताया कि तरल संयोजी ऊतक होता है बाबू। अगली बार आपसे मान ले पूछ ले कि हड्डी क्या होता है, तो हड्डी ठोस संयोजी ऊतक है। क्या है? हड्डी एक ठोस संयोजी ऊतक है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि बाबू अगली बार, एक बार तो क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि खून क्या है, तो आपने बता दिया कि तरल संयोजी ऊतक है, तो अगली बार पूछ लेगा हड्डी क्या है, तो आपको लगा कर आना है कि हड्डी एक ठोस संयोजी ऊतक है। उपास्थि क्या है? ठोस संयोजी ऊतक है। लिगामेंट क्या है? ये भी ठोस संयोजी ऊतक है। टेंडन क्या है? एक ठोस संयोजी ऊतक है। तो आपको ये ध्यान में रखना है, ठीक है ना। क्या लगा कर आना है? ठोस संयोजी ऊतक है। आपको ये बात भूलना नहीं है कि क्या होता है। अब लिखो लिगामेंट को बारे में थोड़ा सा लिख लो। लिगामेंट क्या करता है? हड्डी को हड्डी से जोड़ता है। हड्डी को हड्डी से जोड़ता है, हड्डी से जोड़ता है। देखो टेंडन क्या करता है? हड्डी को मांसपेशियों से जोड़ता है। हड्डी को मांसपेशियों से जोड़ता है, मांसपेशियों से जोड़ता है, ठीक है। मांसपेशियों से जोड़ता है। लिगामेंट क्या करता है? हड्डी से हड्डी को जोड़ता है। जैसे देखो एक है दो हड्डी, मान लो ये घुमा रहे हो बाबू ना, ये घुमा रहे हो तो बिचौं में जोड़ है कि नहीं है? तो बिचौं में जोड़ है, तो इन दोनों को मतलब ये वाला हिस्सा यहां से लेके इधर वाला हिस्सा और इधर वाला हिस्सा दोनों जुड़ रहा है ना। और ये भी हिला रहे हो बाबू ना, ये भी हिला रहे हो ना, मतलब देखो हिला रहे हो ना, ये भी हिल रहा है, मतलब ऐसे ऐसे करके हिला रहे हो। तो यहाँ भी जोड़ है, यहाँ भी जोड़ है, और ये बाबू साहब ये भी जोड़ है कि नहीं है? ये कमर पे भी जोड़ है कि नहीं है? तो बाबू ये क्या करते हैं? दो हड्डियों को जोड़ने वाले, दो हड्डी को, इधर भी हड्डी इधर भी हड्डी, एक हड्डी दो हड्डी, ऐसे रहता है ना बाबू। एक देखो ऐसे करके यहाँ पर गांठ रहेगा, फिर एक हड्डी, तो ये बिचौआ में का जो जोड़वा होता है इसी को क्या कहते हैं? लिगामेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? लिगामेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? लिगामेंट कहते हैं। तो हड्डी को जोड़ने वाला कौन क्या कहलाता है? लिगामेंट कहलाता है। और टेंडन मतलब हड्डी को मांसपेशियों के साथ जोड़ने। बाबू है मस्कुलरवा जो तुम्हारा है, जो बना रखे हो बढ़िया बाबू, ये बॉडी जो है तुम्हारा किसके साथ जुड़ा है? ये किसके साथ? ये तुम्हारी मान लो ये वाली पार्ट, और इसी पे क्या बनाते हो? बॉडी बनाते हो भाई साहब। क्या बना लेते हो? बॉडी। तो बाबू हाई जो मांसवा बा वो केकरे साथे जुड़ल बा? हड्डी के साथे जुड़ल बा ना, मतलब मांसपेशी। हाई हवे मांसपेशी और हाई हवे बाबू तुम्हारा हड्डी। का हवे बाबू? हड्डी। तो मांसपेशी के हड्डी के साथ ये देखो बढ़िया बना के सारा ऊंचा बना देते हो ना। तो मांसपेशी को हड्डी से जोड़ने का काम कौन करता है? ये टेंडन करता है। कौन करता है? टेंडन करता है। कौन करता है? टेंडन करता है। और लिगामेंट क्या करता है? ये हड्डी को हड्डी से जोड़ता है। जैसे देखो दो खंचवा ये बिचवा में उखड़ गया ससुरा, ये कहां से? यही टेंडनवा लगा से ब्यूच उठ जाता है, ठीक है ना।
तो ये बात आपको ध्यान रखना कि लिगामेंट क्या करता है, हड्डी को हड्डी से जोड़ता है। टेंडन क्या करता है, हड्डी को मांसपेशियों के साथ जोड़ता है। तो ये आपको ध्यान में रखना। उपास्थि क्या होता है, हड्डी क्या होते हैं, मजबूत होते हैं। उपास्थि क्या होते हैं, हड्डी का नाक और कान वाला हड्डी जो होता है खूब एकदम कमजोर के, वही क्या कहलाता है, कार्टिलेज कहलाता। अरे वो मुर्गवा खाते हो ना, एक आध मुर्गवा जब खाते हो तो एक तो खूब मोट के रहेगा एकदम टन टन थरियों बात, और एक कहला कचर 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 खाला बाबू, नरम हड्डी होला ना, वह का कहला, कार्टिलेज कहलाला। का कहलाला, कार्टिलेज कहलाला। जब कचर कचर खाला, अरे यार बड़ा मजा आ गया, नरम हड्डी मिल गई तो का होला, कार्टिलेज होला। तो नरम हड्डी, तो नरम हड्डी कहाँ पाया जाता है, नाक में पाया जाता है, कान में पाया जाता है। ये सब कैसे होते हैं, कार्टिलेज होते हैं। किसके उदाहरण होते हैं, कार्टिलेज के। तो बाकी सब किसके उदाहरण है बाबू, ठोस संयोजी ऊतक के। तो हड्डी किसका उदाहरण है, ठोस संयोजी ऊतक का। उपास्थि किसका उदाहरण है, ठोस संयोजी ऊतक का। लिगामेंट किसका उदाहरण हुआ, ठोस संयोजी ऊतक का। टेंडन किसका उदाहरण है, ठोस संयोजी ऊतक का। ये चारों के चारों किसके उदाहरण होते हैं, ठोस संयोजी ऊतक के उदाहरण होते हैं। तो आपको ये बात ध्यान में रखना है, ठीक है ना, क्योंकि क्वेश्चन यही से पूछेगा कि बताओ बोन क्या होता है, हड्डी क्या होता है, तो कह देना बाबू ठोस संयोजी ऊतक हम पढ़े हैं, चिंता मत लो, तुम ब्लड वाला पूछे थे, हम बाकी सब याद करके आए हैं, ठीक है ना। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि कार्टिलेज क्या है, ये भी ठोस संयोजी ऊतक है। लिगामेंट क्या है, ठोस संयोजी ऊतक है। टेंडन क्या है, ठोस संयोजी ऊतक है। अब हम लोग अगला वाला देखते हैं। ये भी हो गया संयोजी ऊतक में। अब अगला वाला क्या है, हम लोगों ने क्या क्या देख लिया, अब ये देख कर बताते हैं आपको। अब देख के हम बताते हैं कि क्या क्या हो गया। हो गया हम लोगों का संयोजी ऊतक हो गया, संयोजी। अब मस्कुलर पेशी देखो, मस्कुलर पेशी, हाँ अगला लिखो मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू, ठीक है, या पेशी ऊतक लिखो, पेशी ऊतक, पेशी ऊतक, ठीक है, पेशी ऊतक होता है। अब लिखो अगला है मस्कुलर टिश्यू। देखो मांसपेशियां, आप लोगों ने मस्कुलर से ही नाम पहचान लिए होंगे कि मस्कुलर, मस्कुलर माने बाबू जो ये मांस होता है हमारा, जो हम लोग प्रोटीन से लेते हैं, जिम जाते हैं तो हम बॉडी बनाते हैं, तो जो बॉडी बनाने के बाद ये वाला हिस्सा होता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, मांसपेशियां कहते हैं। क्या कहते हैं, मस्कुलर कहते हैं। क्या कहते हैं, मस्कुलर कहते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या होते हैं, मस्कुलर होते हैं। तो सभी मांसपेशियां किसकी बनी होती हैं, मस्कुलर टिश्यू की। पहली बात तो यही लिखियो कि सभी मांसपेशियां पेशी ऊतक या मस्कुलर टिश्यू की बनी होती हैं। सभी मांसपेशियां किसकी बनी होती हैं, मस्कुलर टिश्यू की या पेशी ऊतक की बनी होती हैं। लिखो पेशी ऊतक की, और क्वेश्चन में लिख लो मस्कुलर टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, ठीक है, मस्कुलर टिश्यू की बनी होती है, ठीक है ना। सभी मांसपेशियां किसकी बनी होती हैं, मस्कुलर टिश्यू की बनी होती हैं। जितना भी मांसपेशी है, देखो आपकी इस पर मांसपेशियां होती हैं, जंघे पर मांसपेशियां होती हैं, और ऊतक पर ये सारी मतलब बनी होती हैं मस्कुलर टिश्यू की। किसकी, मांसपेशियां किसकी बनी होती हैं, पेशी ऊतक की बनी होती है। जैसे आपके जंघे पर का और आपके बॉडी पर का जहां जहां भी मांस का थोपड़ा जमा होता है, वो सारी चीजें आपके किसकी बनी होती हैं, पेशी ऊतक की बनी होती हैं, ठीक है ना। ये सब किसकी बनी होती हैं, पेशी ऊतक की बनी होती है। मांसपेशियां किसकी बनी होती हैं, पेशी ऊतक की बनी होती है। किसकी बनी होती हैं, पेशी ऊतक की या मस्कुलर टिश्यू की बनी होती है। मांसपेशियां किसकी बनी होती हैं, मस्कुलर टिश्यू की। मांसपेशियां किसकी बनी होती हैं, मस्कुलर टिश्यू की। दूसरा पॉइंट लिखो, ये मांसपेशियां एक्टिन और मायोसिन नामक प्रोटीन से बनती हैं। ये मांसपेशियां लिखो, ये मांसपेशियां एक्टिन एवं मायोसिन नामक प्रोटीन की बनी होती है। मायोसिन नामक प्रोटीन की बनी होती है। प्रोटीन से बनी होती है, लिख लो, प्रोटीन से बनी होती है। तो क्वेश्चन ये भी बनता है कि बताओ
मांसपेशियों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो मांसपेशियों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? एक्टिन और मायोसिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। कौन कौन सा? एक्टिन नामक प्रोटीन और मायोसिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। मांसपेशियों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? एक्टिन और मायोसिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है कि मांसपेशियों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? एक्टिन और मायोसिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। और मांसपेशियां किसकी उदाहरण होती हैं? मांसपेशियां मस्कुलर टिश्यू की उदाहरण होती हैं। मस्कुलर टिश्यू मांसपेशियां किसकी बनी होती हैं? मस्कुलर टिश्यू की बनी होती है। मांसपेशियां किसकी बनी होती हैं? मस्कुलर टिश्यू की बनी होती हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। यह कहां आपको ये पता ही है कि मांसपेशियां जो होती हैं, अब देखो इसमें दो चीज और होता है। इसमें मस्कुलर टिश्यू में कुछ पेशी ऊतक जो होते हैं वो दो तरीके से होते हैं। एक तो ऐच्छिक पेशी होती है और एक अनैच्छिक पेशी होती है, ठीक है ना। तो लिख लो, कार्य प्रणाली के आधार पर, तीसरा लिखो, इनके कार्य प्रणाली के आधार पर पेशीय ऊतक दो प्रकार की होती है। पहला लिखो ऐच्छिक पेशी, दूसरा लिखो अनैच्छिक पेशी। ठीक है, अनैच्छिक पेशी। अब इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। पूछ लेता है कि ऐच्छिक पेशी कौन सी होती है, अनैच्छिक पेशी कौन सी होती है। तो हमारे पास जगह नहीं है इसलिए मिटा रहे हैं हम। इसके बारे में थोड़ा सा, टाइम कितना होगा? 55। लिखो, अच्छा, एक तरफ लिखो ऐच्छिक पेशी और दूसरी तरफ लिखो अनैच्छिक पेशी। दूसरी तरफ लिखो अनैच्छिक पेशी। ऐच्छिक पेशियां वो पेशियां होती हैं जो हमारे हिसाब से काम करती हैं। देखो पहला पॉइंट, ये हमारे इच्छा के अनुसार कार्य करती हैं। ठीक है ना, कार्य करती हैं। इसमें लिखो कि हमारी इच्छा पर निर्भर नहीं होती है। जैसे देखो बाबू, अब इच्छा के अनुसार लिखो, दूसरा लिख लो पहले, अभी बताते हैं। इनमें थकावट, इनके कार्य करने पर थकावट होती है। ठीक है, इनके कार्य करने पे क्या होती है? थकावट होती है। ये बिना थके जीवन पर्यंत कार्य करती हैं, जीवन भर कार्य करती हैं। ठीक है, कार्य करती हैं और कभी आराम नहीं करती हैं। ठीक है ना, ये बिना थके जीवन भर कार्य करती हैं और अपनी इच्छा से कार्य करती हैं और जीवन भर कार्य करती हैं। लेकिन ऐच्छिक पेशियां हमारे इच्छा के अनुसार कार्य करती हैं। इनके कार्य करने पर थकावट होती है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में बाबू देखो, हाथ पैर की पेशी, हाथ में अब जाओगे जब बाबू जिम करने और डंबल उठाओगे, खूब उठाओगे बाबू, तो तुम्हारा हथवा दर्द करने लगता है। और दर्द करने लगता है तो मतलब तुमको थकावट होने लगती है। तो तुम्हें आराम की जरूरत होती है। क्या? तुम्हें आराम की जरूरत होती है। इस वजह लिखो, इनको आराम की जरूरत होती है। इनके में लिखो, बिना आराम किए कार्य करती है। अब उदाहरण देख लेते हैं बाबू कि इनके अंतर्गत कौन सा। बाबू लिख लो उदाहरण के तौर पर, जैसे हाथ की पेशी, पैर की पेशी,
पेशी, गर्दन की पेशी, लिख लो गर्दन की पेशी, ठीक है, ये है, ठीक है, गर्दन की पेशी। इधर लिखो जैसे लीवर, जैसे लीवर एग्जांपल के रूप में लिखो लीवर, इसमें अनैच्छिक वाले में लिखना लीवर हृदय, लीवर हृदय, लीवर हो गया, हृदय हो गया, अग्नाशय अमाशय हो गया, अमाशय, अमाशय हो गया, और क्या हो सकता है अमाशय, गर्भाशय लिख लो, गर्भाशय, ये सब कैसी है, आंख हो गया, आंख की, आंख छोड़ दो, तो ये क्या होगा, तो मतलब देखो हाथ चलाओगे तो थकावट होगी बाबू, पैर चलाओगे तो भी थकावट होगी, गर्दन हिलाते हो बाबू, ऐसे ऐसे करके उठाते हो ना डंबलवा की है यहाँ वाला भाई साहब इतना ऊंचा हो जा, तो भी आपको दर्द होती है, थकावट होती है, मतलब कार्य करते हो, ये सब अपनी इच्छा से कर लेते हो कि नहीं, देखो हाथ में अपनी इच्छा से घुमा रहा हूं ना, तो ये हमारी इच्छा पर निर्भर होता है कि नहीं होता है, इनके कार्य करने पर थकावट होती है, जाहिर सी बात है कि हम इन्हें जब ऐसे ऐसे उठाते हैं तो हमें दर्द होने लगा, तो फिर हम कुछ देर रुक जाते हैं, रुकते हैं ना, तो इनके कार्य करने पर इनमें जरूरत होती है, माने जब भाई थक जाओगे तो जरूरत होगी ना कि थोड़ा देर आराम कर ले, थोड़ी देर बाद काम करेंगे, लेकिन भाई बताओ ये अनैच्छिक पेशी अपने इच्छा से कार्य करती है, इनमें भी कोई थकावट नहीं होती और जीवन भर कार्य करते हैं। जैसे लीवर को भाई कहोगे का लीवर थोड़ा देर रुक जा यार, 2-3 दिन उसके बाद काम करना, तब तो टपक जाओगे। तो हृदय क्या करता है, जीवन पर्यंत कार्य करता है बिना थके हुए, उसको थकावट नहीं होती है, ये नहीं कहता लीवर थोड़ा दिन हम थक गए हैं हम रुक जाए, फिर वो रुक गया ना तो तुम भी रुक जाओगे, ठीक है ना, तो फिर देखने लायक नहीं रहोगे कि लीवर रुका था, हृदय रुका था, तो इसलिए जीवन पर्यंत काम करते हैं बिना थके हुए, ठीक है ना। तो ये ऐच्छिक और अनैच्छिक पेशी का उदाहरण था। अब हम लोगों को पढ़ना है, इसमें देखो हम लोगों ने 3 पढ़ लिया था, बाकी एक बचा था ये तंत्रिका ऊतक, अंतिम है तंत्रिका ऊतक, तंत्रिका ऊतक, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लो। तंत्रिका ऊतक, तंत्रिका ऊतक जो होता है ये देखो तंत्रिका ऊतक, तंत्रिका ऊतक किसके बने होते हैं, लिखो तंत्रिका ऊतक, तंत्रिका ऊतक, ऊतक न्यूरॉन के बने होते हैं, न्यूरॉन के बने होते हैं, ठीक है ना, बने होते हैं। इनके बारे में थोड़ी सी और जानकारी ले लो। जैसे देखो ये है न्यूरॉन, देखो ये है एक न्यूरॉन, क्या है, ये है एक न्यूरॉन, यहां से लेकर यहां तक एक न्यूरॉन है, यहां से लेकर एक न्यूरॉन है। इसी प्रकार कई सारे न्यूरॉन मिलकर के सूचनाएं आदान प्रदान करते हैं। जैसे देखो कोई व्यक्ति आपको पीछे से चिंगोटी काट लिया, तुरंत आप घूम के उसे देखते हो कि भाई साहब चिंगोटी क्यों काटे, तो ये सूचना कैसे आपके दिमाग तक पहुंचा कि अच्छा हमें कोई चिंगोटी काट रहा है, तो यही न्यूरॉन एक सूचना, मान लो पैर पर कोई चिंगोटी काटा और पैर से दिमाग तक पहुंचा और तुरंत देखते हो अरे काट लिया, चिंगोटी काट लिया, तो ये कैसे होता है, इन्हीं न्यूरॉन के माध्यम से सूचनाएं संप्रेषित किया जाता है, इन्हीं न्यूरॉन के माध्यम से क्या होता है, सूचनाएं संप्रेषित किया जाता है। देखो 2 न्यूरॉन, एक न्यूरॉन 2 न्यूरॉन, पहला न्यूरॉन दूसरा न्यूरॉन, 2 न्यूरॉन के बीच में खाली जगह है, देखो है ना, ये खाली जगह, इसे क्या कहते हैं, सिनेप्सिस कहते हैं, क्या कहते हैं, सिनेप्सिस, क्या कहते हैं, सिनेप्सिस कहते हैं, क्या कहते हैं, सिनेप्सिस कहते हैं। 2 न्यूरॉन के बीच में खाली जगह को क्या कहते हैं, सिनेप्सिस कहते हैं। और इसी सिनेप्सिस के बीच में क्या होता है, तरल पदार्थ पाया जाता है, जिसे कहते हैं न्यूरोट्रांसमीटर मैटर, क्या कहते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर। 2 न्यूरॉन के बीच में खाली जगह होता है जिसे सिनेप्सिस कहते हैं, और इसी सिनेप्सिस में क्या भरा होता है, न्यूरोट्रांसमीटर मैटर, क्या भरा होता है, देखो न्यूरोट्रांसमीटर मैटर, क्या होता है, इसे क्या कहते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर मैटर। दो न्यूरॉन के बीच में खाली जगह होता है जिसे सिनेप्सिस कहते हैं, और इसी सिनेप्सिस में क्या भरा होता है, न्यूरोट्रांसमीटर मैटर। तो जब हमें किसी प्रकार की चिंगोटी किसी ने काटा, चिंगोटी काटा, कलम घुसा दिया पीछे से भाई साहब, तो हमें तुरंत सूचना दिमाग तक जाती है। ये कैसे होता है, एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन तक जाने के लिए एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन तक सूचना पहुंचाता है, इसमें सहायता कौन करता है, न्यूरोट्रांसमीटर मैटर सहायता करता है। ये क्या करता है, दूसरे न्यूरॉन से सूचना लेके आगे बढ़ाता है। ऐसे हर न्यूरॉन के बीच में न्यूरोट्रांसमीटर मैटर पाया जाता है, हर 2 न्यूरॉन के बीच में न्यूरो
न्यूरोट्रांसमीटर मैटर पाया जाता है। ये क्या करता है, सूचना को आगे बढ़ाने में सहायता करता है। दूसरी बात कि भाई साहब ये कैसे सक्रिय होता है, जितना मुस्कुराओगे उतने ज्यादा न्यूरोट्रांसमीटर मैटर क्या होगा, सक्रिय होगा। तो जितना मुस्कुराते रहो भाई साहब, वो उदासी के समय में नहीं, वो ससुरा गर्लफ्रेंड छोड़ के चली गई, ब्रेकअप हो गया, तो कोने में जाके एकदम रोवत हुआ, एकदम दिल टूट गया, मेरा क्या होगा, रोते हो बाबू ना, तो उस समय क्या होता है, मुस्कुराहट बंद हो जाती है, और मुस्कुराहट बंद हो जाती है तो न्यूरोट्रांसमीटर मैटर क्या हो जाता है भाई साहब, आपका काम करना थोड़ा स्लो हो जाता है। इसी वजह से ससुरा एकदम देखने लगे, भद्दा लगे लगा कि मतलब बकलूल हो गई बा ससुरा, रोवत बा, तो उस समय उसे कुछ नहीं सोचता। इसी वजह से सूचना उसके तक नहीं पहुंच पाती है, कुछ नहीं होता है, प्यार वार तुम जो कर रहे हो ये सब गलत है बाबू, ये सब नहीं होता है। उस ससुरा के फर्क नहीं पड़ता, क्यों, क्योंकि न्यूरोट्रांसमीटर मैटर बेहतर काम नहीं कर रहा, क्योंकि वो मुस्कुराना बंद कर दिया है। तो इसी वजह कहा जाता है कि मुस्कुराते रहो और न्यूरोट्रांसमीटर मैटर को चमकाते रहो, ठीक है। तो मुस्कुराओ, खूब मुस्कुराओ, ताकि आपका न्यूरोट्रांसमीटर मैटर क्या रहे, सक्रिय रहे। अब ससुरा दिल तोड़ के कोनम बैठी जाइएगा तो क्या हो, न्यूरोट्रांसमीटर मैटर कम होगा, सक्रियता कम हो जाएगी। तो आपको ये ध्यान में रखना है। तो दो न्यूरॉन के बीच में क्या पाया जाता है, न्यूरोट्रांसमीटर मैटर पाया जाता है। और खाली जगह को क्या कहते हैं, सिनेप्सिस कहते हैं। और देखो तंत्रिका ऊतक, तंत्रिका ऊतक किसके बने होते हैं, न्यूरॉन के बने होते हैं। तंत्रिका ऊतक किसके बने होते हैं, न्यूरॉन कोशिकाओं के बने होते हैं। यही आपसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि और हम लोगों को पढ़ना ही है, हम लोगों को पढ़ना है कि पूरा तंत्रिका ऊतक हम लोगों को ब्रेन पढ़ना ही है, तो अलग से चैप्टर ही है, तो इस वजह से इसे छोड़ते हैं। अब हम लोगों का हो गया। जो लोग पहला वीडियो नहीं देखे हैं, जो लोग पहला वीडियो नहीं देखे हैं इसका ऊतक का, वो लोग पहला जाकर के देख लें, ताकि आप लोगों को भली भांति समझ में आए। क्योंकि उसमें एक्चुअली मेरे पास कोई पेड वीडियो रिकॉर्डर नहीं है, तो इस वजह से वो केवल 1 घंटे का ही हमारा अभी हो पाता है। तो उसकी वजह से 1 ही घंटे का होता है, तो 1 घंटे में हो नहीं पाया, तो इसकी वजह से मुझे दूसरा वीडियो बनाना पड़ा। तो आप लोग ध्यान रखिए कि पहला वीडियो आप लोग देख लें, जो लोग नहीं देखे हैं, ठीक है ना। तो इसी वजह से हमको दूसरा बनाना पड़ रहा है, तो देख लेते हैं। इसमें कुछ चीजें बच गई हैं। तो हम लोगों ने पहला वाले में क्या देखा, देखो जंतु ऊतक में हम लोगों ने देखा कि जंतु ऊतक में क्या क्या, पहला देखा कि उपकला ऊतक, पहला देखा हमने उपकला ऊतक, पहला देखा उपकला ऊतक, दूसरा देखा हमने संयोजी ऊतक देखा। क्या देखा, संयोजी ऊतक देखा, संयोजी ऊतक देखा। तीसरा हम लोगों ने क्या देखा, संयोजी ऊतक के बाद हम लोगों ने देख लिया, खत्म हो गया हम लोग का पेशी ऊतक, हम लोगों का खत्म हो गया। क्या हो गया, पेशी ऊतक खत्म हो गया। अब हमारा चौथा बचा था, जो हम लोग का तंत्रिका ऊतक बचा था, तंत्रिका ऊतक बचा था। क्या बचा था, तंत्रिका ऊतक। तो पहले वाले वीडियो में हमने उपकला ऊतक पढ़ा दिया, संयोजी ऊतक पढ़ा दिया, खून क्या होता है, हड्डी क्या होता है, ये सब कुछ हमने बता दिया कि हड्डी किस प्रकार, पूछा था क्वेश्चन कि ब्लड क्या है, तो ब्लड क्या है, एक संयोजी ऊतक है, तरल संयोजी ऊतक है, ठीक है ना। तो उसी प्रकार हड्डी क्या है, हड्डी एक ठोस संयोजी ऊतक है। हड्डी क्या है, एक ठोस संयोजी ऊतक है, जो इसी के अंतर्गत संयोजी ऊतक के अंतर्गत पढ़ना होता है। तो हमने तीनों पढ़ा दिया, और इस वीडियो में हमने तंत्रिका ऊतक पढ़ा दिया। तो जंतु कोशिका, हमारा जंतु कोशिका के ऊतक क्या हो गए, समाप्त हो गए, ठीक है ना। जंतु कोशिका का ऊतक खत्म हो गया। अब हमें पढ़ना है क्या, पादप ऊतक। क्या है, पादप ऊतक। पादपों में भी ऊतक पाया जाता है, तो हम लोगों को इसमें ज्यादा नहीं है, बस आपको 3 ही चीज देखना होता है। तो पादप ऊतक हम लोगों को अब देखते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा हो गया, जंतु ऊतक हो गया हमारा खत्म बाबू। अब हम लोग देखते हैं पादप ऊतक। लिखो, इसमें ज्यादा नहीं, आपको 3 लाइन, 3-4 लाइन, उसके बाद जाइलम फ्लोएम पढ़ के खत्म हो जाएगा हम लोग का चैप्टर, ठीक है। इसमें ज्यादा नहीं है, तो ज्यादा पूछता भी नहीं है इसमें का, तो हम लोग को ज्यादा देखना भी नहीं है। लिखो एपिकल मेरिस्मेटिक्स, एपिकल ऐसे लिखो, हिंदी में लिख लो, एपिकल पहला है एपिकल मेरिस्मेटिक्स। दूसरा लिखो, दूसरा लिख लो इंटरकैलरी, इंटरकैलरी मेरिस्मेटिक, ठीक है। दूसरा क्या है, इंटरकैलरी मेरिस्मेटिक। तीसरा लिखो, तीसरा है लेटरल मेरिस्मेटिक्स, ठीक है।
ये सब क्या है, ऊतक है, ठीक है ना। मेरिस्मेटिक ऊतक लिख लो, ऊतक, 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 लेटरल मेरिस्मेटिक ऊतक। तो पादप ऊतक में हमें 3 ऊतक पढ़ने होते हैं, जिनका नाम है पहला एपिकल मेरिस्मेटिक ऊतक, दूसरा इंटरकैलरी मेरिस्मेटिक ऊतक, तीसरा लेटरल मेरिस्मेटिक ऊतक। 3 ऊतक पढ़ने होते हैं। देखो एपिकल मेरिस्मेटिक क्या करता है, ये पौधों की लंबाई बढ़ाता है, लंबाई बढ़ाने में योगदान देता है, ठीक है ना, योगदान देता है। क्या करता है, लंबाई बढ़ाने में योगदान देता है। क्या करता है, लंबाई बढ़ाने में योगदान देता है। शाखाओं को बढ़ाता है। इंटरकैलरी क्या करता है, शाखाओं को बढ़ाता है, शाखाओं को बढ़ाता है, ठीक है, शाखाओं को बढ़ाता है। और ये लेटरल क्या करता है, मोटाई बढ़ाता है, पौधे की मोटाई बढ़ाता है, मोटाई बढ़ाता है, ठीक है ना। क्या करता है, जैसे देखो कोई पौधा है, कोई पौधा मान लो कि ये है जमीन और ये है जड़ें, तो ये जड़ ऐसी होती है जो पतली सी नीचे तक जाती है, ठीक है, और ये है भाई साहब पौधे। अब पौधे का एक पार्ट होता है जो ऊपर तक जाता है, तो ठीक है, देखो अब ये है पौधा, तो पौधे का एक मुख्य जड़ है, ये मुख्य जड़ है भाई साहब, और ये क्या है, सबसे ऊपरी परत होता है, ऊपरी भाग होता है, जहां से पौधे का डंठल निकलती है, एकदम ऊपर की तरफ जाता है। तो मतलब वृद्धि 2 रूपों में होता है, एक तो एकदम सूरज की तरफ जाता है, एक जड़ों की तरफ, मिट्टी की तरफ जाता है, मतलब गहराई की तरफ जाता है, एक ऊपर की तरफ जा रहा है, एक गहराई की तरफ जा रहा है। तो ऊपर भी जाएगा तो भी वृद्धि होगा और नीचे भी जाएगा तो भी वृद्धि होगा। तो पौधों की वृद्धि के लिए जिम्मेदार कौन सा ऊतक होता है, एपिकल मेरिस्मेटिक ऊतक होता है। कौन होता है, एपिकल मेरिस्मेटिक ऊतक होता है। किसके लिए, पौधों की लंबाई को बढ़ाने के लिए कौन जिम्मेदार होता है, एपिकल मेरिस्मेटिक ऊतक होता है। कौन होता है, एपिकल मेरिस्मेटिक ऊतक क्या करता है, पौधों की लंबाई को वृद्धि करता है, पौधों की लंबाई को, चाहे वो जड़ में वृद्धि हो चाहे ऊपर वृद्धि हो, तो आपको दोनों ही स्थितियों में क्या होगा, पौधों की वृद्धि होगी। तो पौधे की वृद्धि के लिए कौन सा ऊतक जिम्मेदार होता है, तो एपिकल मेरिस्मेटिक ऊतक होता है। कौन होता है, एपिकल मेरिस्मेटिक ऊतक क्या करता है, पौधे की लंबाई वृद्धि करता है, चाहे जड़ वृद्धि हो चाहे ऊपर वाला हिस्सा वृद्धि हो, दोनों ही स्थितियों में क्या होता है, पौधे की लंबाई वृद्धि होती है। भाई साहब शाखाएं भी तो हैं, मान लो कि यहाँ शाखाएं हैं, तो शाखाएं भी तो वृद्धि होती हैं, तो शाखाओं की वृद्धि के लिए कौन जिम्मेदार होता है बाबू, इंटरकैलरी मेरिस्मेटिक। कौन होता है, इंटरकैलरी मेरिस्मेटिक क्या करता है, पौधों के शाखाओं को वृद्धि करता है, पौधों के शाखाओं को वृद्धि करने वाला कौन है, इंटरकैलरी मेरिस्मेटिक तो होता है। कौन होता है, इंटरकैलरी मेरिस्मेटिक तो होता है। अब भाई साहब मोटा होता, अब हमेशा क्या बताओ, पौधा एक ही समान रहता है नहीं ना, जब छोटा रहेगा 1 साल का तो थोड़ा मोटा रहेगा, 10 साल का हुआ तो और मोटा होगा, 20 साल का हो गया तो और मोटा, तो पौधे की मोटाई वृद्धि होती जाती है, तो किसकी वजह से, लेटरल मेरिस्मेटिक की वजह से। तो सीधे क्वेश्चन पूछेगा कि बताओ लंबाई बढ़ाने के लिए कौन सा ऊतक जिम्मेदार होता है, शाखाओं को बढ़ाने के लिए कौन सा जिम्मेदार होता है, पौधों की मोटाई बढ़ाता कौन है, तो ये लेटरल मेरिस्मेटिक, आपको ये ध्यान में रखना, ठीक है ना। तो ये हो गया हम लोग क्या, केवल अब हम लोग को लास्ट वाला टॉपिक पढ़ना है, जाइलम और फ्लोएम। क्वेश्चन बनता है खूब, जाइलम और फ्लोएम। देखो ठीक है, हेडिंग डालो जाइलम और फ्लोएम, एक तरफ डालो जाइलम और एक तरफ डालो फ्लोएम, ठीक है ना, एक तरफ जाइलम एक तरफ फ्लोएम। ठीक है, देखो अब देखो क्या है
कि ये है जमीन, ये कौन, जमीन। जमीन में क्या होता है, जड़ें, और जड़ों के पास क्या होता है, पानी H2O होता है, और क्या होता है बाबू, मिनरल होता है, खनिज होता है। दो चीज पाए जाते हैं जमीन में हमारे, पानी पाया जाएगा और खनिज पाया जाएगा। भाई साहब इन जड़ों के बाद क्या होता है, जड़ होता है तना, इन तना में क्या पाया जाता है भाई साहब, जाइलम पाया जाता है। क्या पाया जाता है, जाइलम। जाइलम क्या है, एक ऊतक है। जाइलम क्या है, जाइलम ऊतक है। कहां पाया जाता है, पौधों में पाया जाता है। तो जाइलम कहां पाया जाता है, ऊतक, जाइलम ऊतक कहां पाया जाता है, पौधों के तने वाले भाग में। अब भाई साहब ये जाइलम क्या करता है, इस जड़ों के माध्यम से जड़ें क्या करती है, पानी और खनिज को अवशोषित कर लेती हैं, और इस अवशोषित पानी और खनिज को जाइलम क्या करता है, जाइलम ऊतक क्या करता है, ऐसे ऐसे करके भाई साहब पत्तियों तक ले जाता है। कहां तक ले जाता है, सभी पत्तियों तक ले जाता है, सभी पत्तियों तक ले जाता है। क्या करता है, सभी पत्तियों तक ले जाता है भाई साहब। अब पानी कहां चला गया, पत्तियों में चला गया। मान लो कि भाई साहब ये पत्ती है, ये पत्ती में क्या चला आया, H2O आ गया। क्या आ गया, H2O आ गया। तो जाइलम क्या करता है, जाइलम जल का परिवहन करता है। कहां से, नीचे से ऊपर की तरफ। यह सदैव एक दिशा होता है, हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ होगा। तो लिखो बाबू, पहला पॉइंट लिखो कि जाइलम का कार्य क्या है। जाइलम क्या करता है, जाइलम ऊतक क्या करता है, जल को नीचे से पत्तियों तक पहुंचाता है। कहां तक, पत्तियों तक पहुंचाता है, ठीक है ना, पहुंचाता है। इसमें किसकी सहायता लेता है, इसके लिए किसकी सहायता लेता है, केशिकत्व क्रिया का सहायता लेता है। किसका सहायता लेता है, इसके लिए केशिकत्व विधि का सहायता लेता है। केशिकत्व विधि द्वारा, किस विधि से पानी ऊपर जाता है, केशिकत्व विधि द्वारा। केशिकत्व नाम सुने हो ना, कि पतली नली के द्वारा पानी का नीचे से ऊपर जाना क्या कहलाता है, केशिकत्व कहलाता है। तो ये जल नीचे से ऊपर किस विधि से जा रहा है, केशिकत्व क्रिया के द्वारा जा रहा है। किस क्रिया विधि से, केशिकत्व क्रिया विधि से जा रहा है। और जाइलम क्या करता है, जल को नीचे से ऊपर की तरफ ले जाने का कार्य करता है। जाइलम क्या करता है, नीचे से ऊपर की तरफ ले जाने का कार्य करता है। एक पॉइंट और लो, लिख लो, जाइलम मृत होता है। जाइलम निर्जीव होता है। देखो, निर्जीव होता है, इसमें जीवन नहीं होता। जाइलम ऊतक में क्या होता है, जाइलम ऊतक निर्जीव होता है। जैसे आपने एपिडर्मिक पढ़ा था, एपिडर्मिक कैसा होता है, निर्जीव होता है। इसके पहले वाले वीडियो में पढ़ाया कि एपिडर्मिक क्या होता है, हमारी चमड़ी का सबसे ऊपरी परत क्या कहलाता है, एपिडर्मिक। और एपिडर्मिक कैसा होता है, निर्जीव होता है। उसी प्रकार जाइलम ऊतक भी कैसा होता है, निर्जीव होता है। कैसा होता है, निर्जीव होता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और ये क्या करता है, पानी को नीचे से पत्तियों तक ले जाता है। क्या करता है, पत्तियों तक ले जाता है। अब भाई साहब पत्तियों तक पानी पहुंच गया। अब मान लो पत्तियों तक पानी पहुंच गया, यहां पर क्या पहुंच गया, H2O पहुंच गया। अब ऊपर क्या है, इसमें पत्ते में क्या पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। क्या पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। क्या पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। भाई साहब क्लोरोप्लास्ट मिल गया, पानी जमीन से चला गया, कौन लेकर, जाइलम पहुंचा दिया। अब क्लोरोप्लास्ट कहां पाया जाता है, पत्तियों में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। दूसरी बात भाई साहब, हमारे सूर्य महोदय है, जब दिन होगा तो इसे क्या, पत्ती को क्या मिलेगा, सूर्य का प्रकाश मिलेगा। क्या मिलेगा, सूर्य का प्रकाश मिलेगा। सूर्य का प्रकाश मिलेगा, सूर्य का क्या मिल जाएगा, प्रकाश मिलेगा। अब भाई साहब एक क्रिया और देख लेते हैं। सूर्य का प्रकाश मिल गया, हमारे वायुमंडल में क्या उपलब्ध है भाई साहब, हम लोग धुआं करते हैं, एकदम टमाटर मूली खा के क्या छोड़ते हैं, CO2 छोड़ते हैं। क्या छोड़ते हैं, CO2। खूब योगदान देते हो आप लोग, एकदम ठंडी में तो खास करके खूब दाब को खाओ, दाएं मारो, ठीक है ना। तो क्या छोड़ते हो बाबू, रोज रोज CO2। तो वातावरण में क्या मिल जाता है, CO2। तो ये चारों चीज जैसे ही मिलेंगे तो क्या हो जाएगी, कौन सी क्रिया होगी, एक रासायनिक क्रिया होगी। और इस रासायनिक क्रिया के दौरान पत्ते क्या बनाएंगे अपने लिए, भोजन। क्या बनाएंगे, भोजन। और भोजन किस रूप में बनाते हैं, ग्लूकोज के रूप में। किस रूप में, ग्लूकोज के रूप में। और क्या छोड़ते हैं, ऑक्सीजन। तो भाई साहब ग्लूकोज बन गया। ये ग्लूकोज को किसमें बदल देते हैं पत्ते, ग्लूकोज को ATP के रूप में बदल देते हैं। और यही ATP फ्लोएम क्या करता है, फ्लोएम का काम क्या है कि ये जो खाना बना है ना, ये पत्ते में खाना बन गया, ये चारों दिशाओं में क्या करते हैं, खाना को पहुंचाने का काम करते हैं। पत्ते क्या करते हैं, चारों दिशाओं में खाना क्या करेंगे, इधर उधर पहुंचाने का काम करते हैं। तो ATP के रूप में पौधों में क्या होता है, चारों तरफ घूमता रहता है। भोजन किस रूप में बना था, ग्लूकोज के रूप में। पत्ते भोजन किस रूप में बनाए थे, ग्लूकोज के रूप में। ग्लूकोज किसमें टूट गया था, ATP के रूप में। चारों तरफ पौधे के बाकी हिस्सों में, पौधों के बाकी हिस्सों में क्या होगा, ATP घूमता रहता है।
कि भाई साहब तुमको जरूरत है एटीपी, ले लो ले लो ले लो, जिसको जरूरत है एटीपी की वो एटीपी ले ले। लेकिन भाई साहब संचित किस रूप में होता है? स्टार्च के रूप में। पौधों में भोजन किस रूप में संचित होता है? स्टार्च के रूप में। हालांकि इसके बाद इसके बाद वाले चैप्टर में हम पोषण जब पढ़ाएंगे तो उसमें भी इसका रोल है, तो उसमें हम बाकायदा पढ़ाएंगे कि पौधों में पोषण किस प्रकार होता है, तो ये सारा चीज हम लोग वहां भी देख लेंगे। तो एक चीज आपने देखा कि फ्लोएम क्या करता है, फ्लोएम क्या कर रहा है, लिखो फ्लोएम के बारे में। फ्लोएम कर रहा है कि पौधे में बने भोजन को, पौधे में बने भोजन को अन्य स्थानों तक पहुंचाने का कार्य करता है। अन्य स्थानों तक अन्य हिस्सों तक पहुंचाने का कार्य करता है। अन्य हिस्सों तक पहुंचाने का कार्य करता है, पहुंचाने का कार्य करता है, ठीक है ना। तो ये फ्लोएम क्या करता है, जाइलम, ये देखो एक नीचे से, जाइलम क्या था, जाइलम तो हमेशा नीचे से ऊपर जाता है, लेकिन फ्लोएम का काम ऊपर से नीचे भी होगा, चारों दिशाओं में जाता है। ये चारों दिशा में फ्लोएम चारों दिशाओं में भोजन पहुंचाता है, लिख लो चारों दिशाओं में भोजन पहुंचाता है, दिशाओं में भोजन पहुंचाता है, ठीक है ना। चारों दिशाओं में भोजन को पहुंचाने का काम कौन करता है? फ्लोएम करता है। तो ये आपको ध्यान में रहना चाहिए, ठीक है ना। और लिख लो यहीं पे, ये हो गया ना आप लोगों का कि जाइलम एक दिशी होता है, ये ध्यान में रहे, केवल नीचे से ऊपर ही जाएगा। जाइलम क्या करेगा, नीचे से जल ऊपर, नीचे से ऊपर ही ले जाएगा, क्योंकि जल का स्रोत क्या है, हमारी जड़ें, और जड़ें अवशोषित करेंगी और ऊपर पहुंचाएंगे, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। लिख लो यहीं पर, लिखो पौधे में भोजन का निर्माण, यहीं पे लिखो 3 पॉइंट स्टाल देकर के। पौधे में भोजन का निर्माण, पौधे में भोजन का निर्माण, पौधे में भोजन का निर्माण, पौधे में भोजन का निर्माण ग्लूकोज के रूप में होता है, ग्लूकोज के रूप में होता है, लिखो अगला पॉइंट लिखो, ग्लूकोज। देखो ग्लूकोज में देखो सारी क्रियाविधि किस रूप में हुई थी, ग्लूकोज के रूप में हुई थी। ग्लूकोज बन गया था और ग्लूकोज, लेकिन ग्लूकोज बना था, लेकिन घूम किस रूप में रहा था पौधे में कि तुम भी भोजन ले लो, ये भी ले लो, ये भी ले लो, एटीपी के रूप में। देखो ग्लूकोज, पौधे में भोजन का संचरण, पौधे में भोजन का संचरण, भोजन का संचरण एटीपी के रूप में होता है, एटीपी के रूप में होता है। मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर किस रूप में होता है, एटीपी के रूप में घूमता रहता है। लिख लो एटीपी के रूप में होता है या घूमता रहता है, लिख लो घूमता रहता है। अगला पॉइंट लिखो, पौधे में भोजन, अगला पॉइंट लिखो, हमारे पास जगह नहीं तो ऊपर लिख देते हैं। पौधे में भोजन स्टार्च के रूप में जमा होता है, ठीक है ना, जमा होता है किस रूप में, स्टार्च के रूप में। अर्थात बना किस रूप में था, सारी क्रियाविधि किस रूप में हुई थी, ग्लूकोज में। भोजन किस रूप में बना था, ग्लूकोज के रूप में। ग्लूकोज किस में टूटा था, एटीपी के रूप में। एटीपी फिर किस में बदल गया, स्टार्च के रूप में। अब कोई बकरी मान लो पौधा खाएगी तो उसे क्या मिलेगा, बताओ, ग्लूकोज मिलेगा कि एटीपी मिलेगा या स्टार्च मिलेगा। इसका मतलब है संचित कुछ रूप में हुआ था, पौधे में भोजन स्टार्च के रूप में जमा होता है। मतलब जब पौधे को, कोई पौधा है उसे खाएगा कोई बकरी खाएगी या कोई जानवर खाएगा तो उसे क्या मिलेगा, अब स्टार्च मिलेगा। क्या मिलेगा, स्टार्च। बना क्या था, ग्लूकोज। टूटा किसमें, एटीपी के रूप में। बना क्या था, ग्लूकोज बना था, और ग्लूकोज किसमें टूट गया था, एटीपी में। अब एटीपी दौड़ रहा था चारों तरफ, है किसी को भोजन की जरूरत हो पौधों में तो ले लो, बाओ टहनियों ले लो, पत्तों ले लो, बाकी ले लो, जड़ ले लो, तना ले लो, जिसको भी जरूरत है पौधे में वो एटीपी ले लो। लेकिन एटीपी अंतिम रूप में किस रूप में संचित होता है, तो स्टार्च
स्टार्च के रूप में। किसमें? स्टार्च के रूप में। अब मतलब कहने का मतलब है कि अब कोई पौधे को कोई बकरी या कोई हिरन या कोई मतलब जिराफ खाएगा तो क्या खाएगा बाबू? स्टार्च खाएगा। क्या खाएगा? स्टार्च खाएगा। तो ये आपका था उतक वाला चैप्टर हम लोगों ने देख लिया। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पोषण। हालांकि अभी इसका जिक्र एक बार और आएगा आप लोग का, जब हम पोषण पढ़ाएंगे तो उसमें पौधों का पोषण और मानव पोषण दोनों ही पढ़ाना होता है, तो उसमें हम लोग देखेंगे फिर एक बार। तो यहां तक ही बस आज के लिए इतना ही। बस इसके पहले जो लोग नहीं देखे वो वीडियो, वो इसके पहले वाला वीडियो देख लो ताकि पूरा आप लोगों को समझ में आ जाए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।